तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11? इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a raised to r minus 1 a raised to r and a raised to r plus 1 in the expansion of 1 plus a raised to n are in arithmetic progression, prove that n square minus n multiplied by 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equals to 0। ठीक है, देखो सबसे पहले समझना आपको क्या है कि इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ किसके कोएफिशिएंट्स a raised to r minus 1 a raised to r and a raised to r plus 1, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट्स को निकालना। और उसके कोएफिशिएंट्स को हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस a raised to n r इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या कह रहा है, अगर a raised to r minus 1 a raised to r and a raised to r plus 1 के, ठीक है, कोएफिशिएंट्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। किस प्रोग्रेशन में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपको क्या शो करना है, n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो एक दो चीजें ना यहाँ पे समझने वाली है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो कि ये a रेज टू r माइनस 1 के बाद क्या आ रहा है, a रेज टू r, इसके बाद क्या आ रहा है, a रेज टू r प्लस 1। इसका मतलब क्या है, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, है ना। ये किसके टर्म्स है, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो इसके जो कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मिलेंगे, है ना, मतलब एक के बाद एक आने वाले मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, जब आप नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हो, है ना, सेट ऑफ नंबर्स आप उसे कह सकते हो या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो जब आप नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हो अकॉर्डिंग टू द सम रूल, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। मान लो अगर आपने कोई नंबर्स को लिस्ट किया हुआ है ना, किन नंबर्स को, किसी नंबर्स के सेट को आपने लिस्ट किया हुआ है एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है, और उसको आपने एक सम रूल, अकॉर्डिंग टू द सम रूल लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 3 5, ठीक है, 9, ठीक है, 1 3 5 7, ठीक है, और क्या लिखा है मैंने, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटर्न, ठीक है ना, सेट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है, फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सम रूल। ठीक है, किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने उसको बनाया हो, तो जैसे देखो यहाँ पे एक फिक्स ऑर्डर है इसका, 1 3 5 से 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 7 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा दीज आर ऑल द ऑड नंबर्स। कैसे नंबर्स है, ऑड नंबर्स है। तो दोनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ना। फर्स्ट क्या हो रहा है कि एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उसके बाद क्या है कि एक रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल है, ऑड नंबर का रूल है। ठीक है, तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट्स होती है नंबर्स की, ठीक है, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इस तरीके का जो सेट होता है या फिर कलेक्शन होता है जिसमें नंबर्स को हम डेफिनेट ऑर्डर्स में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सम रूल, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस के बाद हमें देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या समझना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए सीक्वेंस समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस जो है ना वो फाइनाइट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो कैसा हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स दुनिया भर के, तो आप जितना चाहे उतना उसको लिख सकते हो, मतलब एक ऐसा इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, जिसके हर टर्म का, ईच टर्म का डिफरेंस जो है, ठीक है, विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म अगर सेम हुए, ऐसे, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, जिसमें हर टर्म का डिफरेंस विथ इट्स प्रीवियस टर्म और विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म अगर सेम आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़ के उस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है उन हर टर्म्स का डिफरेंस अगर उसके प्रीवियस टर्म के साथ लिया जाए, अगर वो डिफरेंस सेम आता है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लो अगर मैं यहां से 1 को हटा दूं,
ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, पहले तो आपको ये चेक करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के पहले वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। और सीक्वेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, जब सेट ऑफ नंबर जो एक डेफिनेट ऑर्डर्स में होते हैं और उन्हें हम एक स्पेसिफाइड, ठीक है ना, एक रूल के हिसाब से लिखते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे देखो एक स्पेसिफाइड एक डेफिनेट ऑर्डर में है और साथ में हमने यहाँ पे क्या रूल यूज किया हुआ है, नंबर्स हमारे कैसे है, ऑड है ना, नंबर्स कैसे है, ऑड है, तो ये सीक्वेंस हुआ। अब हमें ये चेक करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि उस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स होगी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म को छोड़ के उसमें जितनी भी टर्म्स होगी उस हर टर्म का डिफरेंस विथ इट्स प्रीवियस टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं तो यहां पे नेक्स्ट टर्म क्या है, 5 के पहले आने वाली प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 3 है। तो अगर मैं 5 - 3 लूंगा तो देखो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद देखो 7 है, 7 का अगर मैं डिफरेंस लूंगा इसकी प्रीसीडिंग टर्म मतलब इसके पहले आने वाली टर्म क्या है, 5 है। तो 7 - 5 भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो देन 9 है, 9 के पहले आने वाली टर्म क्या है, 7 है। तो 7 - 2 भी आपको 9 - 7 भी आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब ठीक है, यहां पे जितनी भी टर्म है उस टर्म का अगर आपने डिफरेंस लिया किसके साथ, उसके पहले आने वाली टर्म्स के साथ, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, किसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ऐसे सीक्वेंस के जो इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट हो। ठीक है, कोई ये नहीं है इनफाइनाइट होगा तो भी चलेगा, फाइनाइट होगा तो भी चलेगा। ऐसा सीक्वेंस जो इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट हो जिसमें हर टर्म का डिफरेंस एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर टर्म का डिफरेंस उसके अगर प्रीवियस टर्म के प्रीसीडिंग टर्म के साथ लिया जाए तो अगर वो सेम आता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ। अब यहां पे इसे हमें कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज आप यहां पे नोट करो, अगर आप इस प्रोग्रेशन की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कंसीडर करो, है ना, देखो इसके यहां पे देखो 9 के बाद एक्चुअली क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 के बाद कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 के बाद कितना आना चाहिए, 15 एंड सो ऑन। अब ये टर्म्स मैंने क्यों ली, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी, जिसे हम एपी कहते हैं, एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करो, है ना, एपी की आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करो, ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म होगी। उसके बाद आप 9, 7, 9, 11 ले सकते हो, उसके बाद आप 11, 13, 15 भी ले सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 3, 5, 7 को कंसीडर किया, उसके बाद 9, 11, 7, 9, 11, उसके बाद 11, 13 एंड 15। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप इसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो, है ना, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का अगर आप एडिशन लोगे 3 + 7 तो ये कितना मिलता है, 10 मिलता है ना, फर्स्ट। और अगर आप थर्ड टर्म का एडिशन करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। बट 10 इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ 5, 2 × 5, है ना, 2 × 5। 10 का ही मतलब क्या होता है, 2 × 5 होता है। इसका मतलब क्या है, एक दो और कंसिडरेशंस हम यहां पे लेके देखते हैं। जैसे अगर मान लो 7, 9, 11 इसमें फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर हम एडिशन लेंगे तो 7 प्लस, ठीक है ना, 7 + 11 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। बट 18 का ही मतलब क्या है, 2 × 9, ठीक है ना, 2 × 9। वैसे ही अगर मैं यहां पे ये वाला अगर मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करूं जिसमें फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 13 है और थर्ड टर्म जो है 15 है, तो अगर मैं 11 + 15 कर दूं, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म कर दूं, तो मुझे यहां पे कितना मिल रहा है, 11 + 15 कितना हो जाएगा, 26। कितना होना चाहिए, 26। बट 26 का ही मतलब क्या है, 2 × कितना हो जाएगा, 13। देखो तो एक ऑब्जर्वेशन हमारा यहां पे क्या बनता है कि जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें वो क्या मिलता है, किसका ट्वाइस मिलता है, सेकंड टर्म का ट्वाइस। इट इज अ ट्वाइस ऑफ एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज अ ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म, है ना। यहां पे देखो जब आपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड किया तो आपको क्या मिला, 10 का मतलब क्या है, 2 × 5, मतलब ट्वाइस ऑफ दी फिफ्थ क्या था, यहां देखो 5 क्या था, यहां पे सेकंड था, मतलब ट्वाइस ऑफ दी सेकंड टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो तो ये आपको दिख रहा होगा कि जब हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करते हैं, ठीक है ना, जब हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म होता है। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म। जैसे देखो
3 प्लस 7 हमें क्या मिला 2 इंटू 5, 7 प्लस 11 हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 9 एंड 11 प्लस 15 हमें क्या मिला 2 इंटू 13, जो 13 जो है वो क्या है मिडिल टर्म है। यहाँ पे देखो 7 प्लस 11 इज इक्वल टू क्या मिला 2 इंटू 9, तो 7, 9 और 11 में 9 जो था वो क्या था मिडिल टर्म था, क्या था मिडिल टर्म था, या फिर आप उसे कह सकते हो सेकंड टर्म थी, है ना। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बनता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करें और उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का एडिशन करें, मैं बात कर रहा हूं 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, है ना। 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाली 3 टर्म्स को अगर आप कंसीडर करो और उसमें से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जब आप एडिशन करोगे तो जो रिजल्टेंट आपको मिलता है, जो वैल्यू आपको मिलती है वो कैसे होती है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, है ना, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, या फिर उसको आप सेकंड टर्म भी कह सकते हो, जो कि आपको वहां पे दिख रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ a रेज़ टू r माइनस 1, a रेज़ टू r एंड a रेज़ टू r प्लस 1 हमें निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इसके कोएफिशिएंट निकालेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11 एज, ठीक है, एज जनरल टर्म, as a general term in the expansion, ठीक है, in the expansion of, ठीक है, as general term in the expansion of, ठीक है, in the expansion of 1 plus a raised to n is given as, ठीक है, is given as, ठीक है, is given as, देखो जनरल टर्म जो होती है ना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, tr+1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जनरल टर्म जो होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, tr+1 से डिनोट करते हैं। लेकिन हमें एक बात ये भी पता है कि अगर कोई हमारा a प्लस बी रेज़ टू n बायनोमियल है, जो कि हमें सबको पता है कि a प्लस बी रेज़ टू n क्या होता है, बायनोमियल होता है, क्योंकि जो बायनोमियल थ्योरम हमने बनाया था इसी के ऊपर बनाया था, ठीक है ना, इसी के ऊपर बनाया था। तो अगर a प्लस बी रेज़ टू n बायनोमियल है तो इसमें इसके एक्सपांशन में n+1 टर्म्स होगी, है ना, इसके एक्सपांशन में क्या होगी n+1 टर्म्स होगी, और n+1 टर्म में हमें यह भी पता है कि उसमें से हम जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो जनरल टर्म जो है tr+1 से डिनोट होती है, और इसको हम निकालते कैसे, क्या फॉर्मूला है, NCR मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, जिसमें n जो है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है बायनोमियल का, ठीक है ना, क्या होता है, इंडेक्स होता है बायनोमियल का। तो इसकी जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, tr+1 इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम 1 प्लस a रेज़ टू n की भी तो जनरल टर्म निकाल सकते हैं ना, जैसे a प्लस बी रेज़ टू n की हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं, वैसे ही 1 प्लस a रेज़ टू n की भी तो हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है कि यहां पे देखो अगर 1 प्लस a रेज़ टू n को a प्लस बी रेज़ टू n के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि यहां पे a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे क्या है a है। तो सिर्फ फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, a की जगह पे मैं 1 रिप्लेस कर दूंगा और b की जगह पे मैं a रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, और इंडेक्स तो दोनों का सेम ही है, तो यहां पे क्या मिलेगा NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू, a की जगह पे हमें क्या रखना है 1 रेज़ टू कितना हो जाएगा n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, तो b की जगह पे हमें क्या रखना है a, क्या हो जाएगा a रेज़ टू r। इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे, tr+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tr+1 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा a NCR, ठीक है। और यहां पे देखिएगा 1 का आप कितना भी पावर लो, 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपको 1 ही मिलता है, ठीक है। तो ये 1 रेज़ टू n माइनस r कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे आपको क्या मिलेगा a रेज़ टू r। नाउ ठीक है, बहुत इजीली आपको a रेज़ टू r का कोएफिशिएंट यहां पे मिल गया, a रेज़ टू r का यहां पे कोएफिशिएंट क्या है NCR, है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू r इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिल गया NCR, है ना, a रेज़ टू r का जो कोएफिशिएंट है आपको क्या मिल गया NCR। अब इसी का यूज करके आप a रेज़ टू r माइनस 1 एंड a रेज़ टू r प्लस 1 का भी तो कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ऑफ a रेज़ टू r माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखो a रेज़ टू r माइनस 1, ओनली करना क्या पड़ेगा, r की जगह पे हम r माइनस 1 रखेंगे, क्या मिलेगा NCR माइनस 1 एंड एल्सो, ठीक है, एल्सो कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू r प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपको देखो यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे अभी हमें r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, r प्लस 1 रखना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा NCR प्लस 1,
है ना, कितना हो जाएगा NCR प्लस 1। तो इसको अगर हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कैसे लिखेंगे? पहले क्या आता है a रेज टू r माइनस 1, उसके बाद आता है AR, उसके बाद क्या आता है a रेज टू r प्लस 1। सो a रेज टू, ठीक है, NCR माइनस 1, ठीक है, देन NC, ठीक है, NCR, देन NCR प्लस 1 R, ठीक है, R द कोएफिशिएंट्स, आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, आर द कोएफिशिएंट्स, आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोएफिशिएंट्स है? a रेज टू r माइनस 1, a रेज टू r, एंड a रेज टू, ठीक है, एंड a रेज टू r प्लस 1, ठीक है, a रेज टू r प्लस 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये AR माइनस NCR माइनस 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू r माइनस 1, ठीक है, NCR इज द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू r एंड NCR प्लस 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? a रेज टू r प्लस 1। तो तीनों टर्म्स के हमें कोएफिशिएंट यहां पे मिल गए और यहां पे क्या कहा गया है कि इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a रेज टू r माइनस 1, a रेज टू r एंड a रेज टू r प्लस 1 आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किस फॉर्म में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई फॉर्म में है, मतलब AP के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट NC, ठीक है, NCR माइनस 1, ठीक है, NCR, ठीक है, NCR एंड, ठीक है, एंड NC, ठीक है, NCR प्लस 1, ठीक है, NCR प्लस 1 आर इन AP का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अभी हमने आपको जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था तो हमने ये ऑब्जर्वेशन लिखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कंसिडर करो और उसके फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का एडिशन करो तो आपको किसके बराबर में मिलता है? ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म, है ना, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म। तो यहां पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होगी? NCR माइनस 1, NCR एंड NCR प्लस 1। तो फर्स्ट क्या होगा? NCR माइनस 1, सेकंड क्या होगा? थर्ड क्या होगा? NCR प्लस 1 और मिडल वाली टर्म क्या होगी? NCR। इसका मतलब क्या है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मैं फर्स्ट एंड थर्ड का अगर एडिशन करूंगा तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्वाइस मिलेगा, किसके? मिडल टर्म का। तो यहां पे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1 के बराबर में कितना मिलना चाहिए? ठीक है, एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म कितना होता है? ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारी कितनी यहाँ पे? NCR। बस हमें इसको इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करके हमें कितना शो करना है? इतना शो करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। NCR माइनस 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव द फॉर्मूला दैट इज NCR। NCR का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR माइनस 1 कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय r की जगह पे कितना है? r माइनस 1। सो r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? n माइनस, ठीक है, n माइनस कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r की जगह पे कितना लिखना है हमें? r माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस NCR प्लस 1। NCR प्लस 1 में यहाँ पे अगेन r की जगह पे कितना है? r प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे? r प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, r प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसके बराबर में कितना है? ठीक है ना, इसके बराबर में कितना है? ठीक है, इसके बराबर में देखो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो NCR में, ठीक है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, देखो माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे प्लस n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, r प्लस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसके बराबर में हमें कितना मिल रहा है? 2 इंटू, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, ये जो r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे।
लेकिन ये जो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल को, ठीक है ना, n फैक्टोरियल जो होता है, ठीक है, n फैक्टोरियल, इसे हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब इसको रिड्यूस करते हुए जा सकते हैं। तो ये जो r माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे n फैक्टोरियल यहाँ पे एज इट इज है, और ये जो r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिएगा इसके बराबर में कितना होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। और ये जो r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, r माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसी को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो ये n फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज है डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये r माइनस 1 फैक्टोरियल जो इसको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, ये n माइनस आर प्लस 1 जो है इसको भी एज इट इज रखेंगे। और ये जो n माइनस आर है ना, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस आर फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये r प्लस 1 जो है वो आपका एज इट इज है। और ये जो r फैक्टोरियल है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो? r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसके बराबर में, ठीक है, कितना मिलेगा? 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज रखेंगे हम r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली टर्म में देखो दोनों इसमें कॉमन क्या है? n फैक्टोरियल कॉमन है न्यूमरेटर में, और देखो डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है? r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में से n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर्स में से हमें क्या निकालना है? r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम कॉमन निकाल लें तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो न्यूमरेटर में से हमने n फैक्टोरियल निकाल लिया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? न्यूमरेटर में 1 बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल चला गया और r माइनस 1 फैक्टोरियल चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना है हमारे पास? n माइनस आर, है ना, कितना है? n माइनस आर। और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ? न्यूमरेटर में से n फैक्टोरियल बाहर चला गया है, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी बाहर चला गया और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाय, ठीक है ना, कितना बचना चाहिए यहाँ पे? r प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय r। और यहाँ पे इसके बराबर में देखो क्या बचेगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा? n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे देखो RHS के भी डिनोमिनेटर में क्या है? r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में क्या है? n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? n फैक्टोरियल को अगर आप उधर शिफ्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, सो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में है, इधर जाएंगी तो कहाँ पे जाएगी? न्यूमरेटर में जाएगी, तो ये टर्म जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा? ये भी यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 बाय, ठीक है, 1 बाय यहाँ पे देखो n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर, और यहाँ पे देखो कितना है? प्लस 1 बाय, ठीक है, 1 बाय कितना है यहाँ पे? r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1, और इसके बराबर में देखो कितना बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो
2 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो और कुछ कॉमन निकल सकता है क्या इसमें से, ठीक है ना, और कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं है। सो r इंटू आर प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिलेगा, r इंटू आर प्लस वन प्लस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो क्या मिलेगा, n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय r इंटू मल्टीप्लाइड बाय r प्लस वन, ठीक है, और इसके बराबर में कितना है 2 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r। तो यहाँ पे देखिएगा ये n माइनस आर है, यहाँ पे n माइनस आर है, तो ये n माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, ये r है, यहाँ पे r है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ठीक है, देखो r से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, r इंटू वन कितना होना चाहिए, r प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर, इसके बराबर में ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है n माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर प्लस वन, और ये कितना है r प्लस वन, इसको उधर लेके जाएंगे कितना मिलेगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय r प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r प्लस वन। यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस विल इंप्लाइज r प्लस स्क्वायर प्लस r, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिएगा हम 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सो देखो n इंटू n पहले कितना हो जाएगा, n से इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, n से इस ब्रैकेट के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे देखो n इंटू माइनस आर कितना हो जाएगा माइनस एन आर, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस एन आर, देन n इंटू वन कितना हो जाएगा प्लस n, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर इंटू एन कितना हो जाएगा माइनस एन आर, ठीक है, माइनस एन आर, देन माइनस आर इंटू माइनस आर, देखो माइनस इंटू माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, और आर इंटू आर कितना होना चाहिए आर स्क्वायर, एंड देन आर इंट माइनस आर इंटू वन, ठीक है ना, कितना होना चाहिए माइनस आर इंटू वन जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस आर इंटू वन कितना हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। देन यहाँ पे देखा इसके बराबर में 2 इंटू, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी हम कर लेंगे, r इंटू एन कितना हो जाएगा, ये एन आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा r इंटू माइनस आर, माइनस इंटू प्लस एक तो माइनस हो जाएगा, r इंटू आर कितना होना चाहिए हमारा आर स्क्वायर, देन r इंटू वन कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है, r इंटू वन कितना होना चाहिए r, देन 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एन कितना हो जाएगा n हो जाएगा, दैट इज प्लस n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 इंटू माइनस आर इज माइनस आर, ठीक है, एंड 1 इंटू वन कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन मिल गया। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये आर स्क्वायर है 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो n स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, n स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे बाद में मैं r लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा माइनस एन आर कितना दिख रहा है आपको माइनस 2nr, है ना, कितना हो जाएगा माइनस 2nr। यहाँ पे देखो देन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, कितना होना चाहिए 2r स्क्वायर। इस बात को आप समझिएगा, देखो ये जो n स्क्वायर है इसको हमने पहले लिखा हुआ है, और ये माइनस एन आर कितना हो गया माइनस 4nr, सॉरी माइनस 2nr, और ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर। बचा क्या यहाँ पे, एक तो r बचा और क्या बचा प्लस n बचा, ठीक है ना, ये r बचा और ये क्या बचा n बचा, ये माइनस एन आर माइनस 2nr, n स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया, और r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा, अरे यार यहाँ पे माइनस r भी तो है, ठीक है, तो ये माइनस r को पहले कैंसिल कर दो। अब देखो r माइनस r, ये r माइनस r कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे n बचेगा, और यहाँ पे देखो इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में देखो कितना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2nr, माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू आर कितना होना चाहिए प्लस 2r, 2 इंटू प्लस n कितना हो जाएगा ट्वाइस n, और यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस 2r प्लस 2, माइनस 2r प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2nr, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो 2nr था ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2nr, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्लस 2r स्क्वायर है, यहाँ से हम माइनस 2r स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर। यहाँ पे प्लस n था, टर्म्स यहाँ पे क्या बची 2r को इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 2r, ये 2n को भी इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 2n, ठीक है। माइनस 2r को भी इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस 2r, और 2 को भी इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 2,
ठीक है, तो यहीं पे कैंसिल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली स्टेप में हम कैंसिल कर लेंगे। ये एन स्क्वायर हो गया, माइनस टू एन आर कितना हो जाएगा, माइनस 4nr, कितना होना चाहिए, माइनस 4nr। यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, ये देखो 2r स्क्वायर है यहाँ पे, और कहीं पे दिख रहा है कि आपको r स्क्वायर, ठीक है, ये आपका 2r स्क्वायर है, और ये कितना है आपका 4r स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कैसे हो गया, है ना, ये माइनस 2r स्क्वायर था ना, तो इधर आने के बाद ये 2r स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2r स्क्वायर हो जाएगा। सो 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, कितना होना चाहिए, 4r स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस n जो है और माइनस 2n, प्लस n माइनस 2n कितना हो जाएगा, माइनस n, ठीक है, कितना होना चाहिए, माइनस n, और यहाँ पे देखो माइनस 2r प्लस 2r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, कितना होना चाहिए, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये माइनस 4nr है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस n को हम पहले लिखेंगे प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे देखिएगा ये n स्क्वायर हो गया, माइनस 4nr और माइनस n, इसमें देखो कॉमन क्या, एक तो दोनों इसमें माइनस साइन कॉमन है, साथ में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस n को कॉमन निकाल देंगे, माइनस n को कॉमन निकाला तो यहाँ पे देखो माइनस भी चला गया, n भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4r, और यहाँ पे देखो माइनस n चला गया, माइनस भी चला गया, n भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली प्लस 1, और यहाँ पे कितना है, 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हमें इतना ही शो करना था, n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, यही हमें यहाँ पे शो करना था, लिखिएगा।